अनएम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम, वो पूरे फुल टाइम बेरोजगार है। अच्छा सर एक बात बताओ, एक व्यक्ति है, उसे सिर्फ काम मिला हुआ है 3 घंटे का पूरे दिन में, 4 घंटे की नौकरी पे जाता है, उस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। सर क्या वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा? मेरा सवाल बताइए। वो पूरे दिन 4 घंटे काम करता है, केस स्टडी ऐसी बनेंगी पहली बता दूं, 4 घंटे काम करता है वो, क्या वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा? पढ़ो जरा सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन, ही रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम, पूरे दिन नल्ला होना चाहिए तब वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आए। सर फिर जो 4 घंटे काम कर रहा है सरकार की नजर में बेरोजगार नहीं है, 24 में से 4 घंटे काम कर रहा है बस, वो है, बिल्कुल है। वो आगे किस कैटेगरी में आएगा वो भी बताऊं, ठीक है? चलो, he remain unemployed for full time, he is totally dependent on the other member of the family, मम्मी पापा पे डिपेंड है, ठीक है? हाँ आएगा 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 आएगा। This type of unemployment is usually found among agricultural laborers, ज्यादातर एग्रीकल्चर लेबर में पाई जाती है। एडुकेटेड पर्सन, यस, पढ़े लिखे लोगों के साथ भी नौकरियां नहीं मिलती। And those who come from village to urban area in search of job but fail to get anyone। बताओ याद कितना कर लोगे? नहीं कर सकते आप ज्यादा याद। बताओ ये प्रॉब्लम कहां किस किस के साथ पाई जाती है? नंबर 1 एडुकेटेड, पढ़ा लिखा, नंबर 2 एग्रीकल्चर में, या नंबर 3 जो गांव से सपने लेके आया है मुंबई, मुंबई मतलब शहर बोल दिया मैंने, गांव से आया है मुंबई लाइफ बनेगी, लेकिन नहीं बन पाई। समझ में आई बात? बताओ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में के अंदर आने के लिए किसी व्यक्ति को कौन सी कंडीशन पूरी करनी जरूरी है? वो पूरा दिन नल्ला बैठना चाहिए। अगर 1 घंटे भी काम कर लिया, 1 घंटे की भी नौकरी मिल गई उसे, तो वो इससे बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात? फिर वो कहां जाएगा वो आगे बताऊंगा, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। आगे आता है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है हिंदी में? ढांचा। ढांचा बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से जो बेरोजगार हो जाते हैं, समझे? अब बहुत से अकाउंटेंट हैं पुराने वाले, उनको बस पेन कॉपी पे ही अकाउंट बनाने आते हैं, उन्हें टैली चलाना नहीं आता, इस वजह से उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वो किसके अंदर आएंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि ढांचा बदल गया, हम नहीं बदले और इसलिए हमें लात पड़ गई। स्ट्रक्चरल। चलो पढ़ो, क्या हुआ बेटा? मजा नहीं आ रहा चैप्टर पढ़ना है? कच कैसे कर रहा है? अभी पूछूंगा तेरे से। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स कब आती है? ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जब स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, स्ट्रक्चर चेंजेस आर ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके के चेंजेस हैं। नंबर 1 चेंज इन, मार्क दिस लाइन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। बस इतना मार्क करो, पहले पढ़ाऊंगा पूरा, याद भी पूरा ही करना है, पर हेडिंग मार्क करो, चेंज इन टेक्नोलॉजी। और दूसरा क्या है? चेंज इन खादी उद्योग, धंधा बंद। खादी के लोग, खादी आइटम, खादी पता है किसे कहते हैं? तुमने देखी भी नहीं होगी, नहीं देखी ना? पहले खादी के कपड़े आते थे, खादी की बोरियां आती थी, खादी के पर्स आते थे। अब क्या है, वो डिमांड पैटर्न चेंज हो चुका है। अब लोग लेदर के पर्स, तो कोई लड़कियों तुम्हें ज्यादा पता होगा कौन कौन से पर्स आते हैं? रैक्सीन वाले आते हैं। ये क्या है? चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। इसकी वजह से जो खादी वाला धंधा था क्लोज डाउन। समझ में आई बात? पढ़ो जरा पहला पॉइंट। क्या क्यों लगेगा भाई? ऐसा कुछ नहीं है, पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ। एक बात मैं आपको बता दूं, हर चीज का सब्स्टिट्यूट है, पर एक लाइव फेस टीचर के साथ पढ़ने का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं आ सकता, ये ध्यान न करें। ऑनलाइन बच्चा पढ़ के कहां खुश है? नहीं है खुश। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। समझ में आई बात या नहीं? पढ़ो। नंबर 1 चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके कारण ओल्ड टेक्नोक्रेट्स यानी ओल्ड टेक्निकल मशीन्स जो थी
ओल्ड मशीन जो थी, यहाँ पे आप ये लिख दो ओल्ड टेक्निकल मशीन, ऐसे लिख लो, या ओल्ड टेक्निक मशीन। आसान बनाओ इन चीजों को। ओल्ड टेक्निक मशीन आर नो लॉन्गर नीडेड, उनकी अब कोई जरूरत नहीं है, दे आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। सीधी सी बात है। या यूं कह लो ओल्ड टेक्नोक्रेट्स का यहाँ पे मतलब है जो ओल्ड टेक्निक से काम करना जानते हैं। समझ में आई? अब वो उनकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बाहर भगाओ इनको। ठीक है। नंबर 2, change in pattern of demand because of which certain industries are closed down and the workers are thrown out। खादी उद्योग का अगर किसी ने बिजनेस कर रखा होगा तो उसका धंधा बंद हुआ, उसके यहाँ पे जो नौकरी कर रहे थे वो भी गए। नोकिया, नोकिया बंद हो गया था, पता क्यों बंद हुआ था? यस, वो विंडोज के पैटर्न पे चल रहा था, विंडो फोन, लेकिन डिमांड में क्या था? एंड्रॉइड। नहीं बदला, वो धंधा ही बंद हो गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया था उसको। अब देखो अब मार्केट में उतरा है तो एंड्रॉइड के साथ उतरा है। समझो, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। ठीक है, तो दो चीजें अब नहीं चलेगा वो, अब लोगों के मुंह लग गया बेटा और फोन लग गए। चलो तो बताओ क्या क्या है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आते ढांचा लेके आना। ढांचा का मतलब इकोनॉमी का ढांचा कैसे बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण डिमांड बदल रही है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, बताओ चेंज इन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या लिखा था कि चेंजेस टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण जो ओल्ड टेक्नोक्राट्स, अगर आप ये वर्ड लिख सको तो, वरना ओल्ड टेक्निक्स लिख सकते हो, ओल्ड टेक्नोक्राट्स जो हैं आर ऑफ नो यूज, अब वो किसी यूज के नहीं रहे, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उसके रिसोर्सेज। और दूसरा क्या? चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। तो सीधी सी बात है, जिन चीजों की डिमांड नहीं होती है उनके वो इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन हो गई और उनके वर्कर्स को भगा दिया गया। भगा गए तो खुद ही चले गए होंगे। चलो उसके बाद आ जाइए अगले पॉइंट पे, अंडर एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे पहले से। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब। जॉब है, लेकिन जॉब है, ऐसा नहीं नल्ला बैठा है। प्योर नल्ला होता तो किधर होता? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। प्लीज रिप्लाई। अगर प्योर नल्ला होता ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ा नल्ला अंडर एम्प्लॉयमेंट। आई बात समझ में? अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब। वैसे मैं आपको बता दूं, फुल टाइम जॉब का मतलब होता है कितने, जॉब 24 घंटे की नहीं होती, जॉब का टाइम होता है 8 घंटे का। यानी अगर वो व्यक्ति 8 घंटे काम नहीं कर रहा है, कुछ ही घंटे काम कर रहा है, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। समझ में आई बात? हाँ, मैं उसी में मैं भी इसी में आता हूं। पढ़ो, ही रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर 6 months इन अ ईयर। एग्जाम्पल दे दिया उसने, 6 महीने नल्ला रहा वो, और सम आवर्स एवरी डे। समझ रहे? समझ रहे? अब मेरी गलती नहीं है भाई, हमारा काम ही ऐसा शाम को शुरू होता है। लेकिन अगर आप आउटपुट देखें हमारे पढ़ाने का, फिलहाल जो फिलहाल चल रहा है, 8 घंटे तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा। 4 बजे शुरू होता हूँ, हद से हद 9 बजे खींच लेता हूँ। कितना हो गया? 5 घंटे। तो बेरोजगार तो मैं भी बेरोजगार हूँ। हाँ देखा, और तुम पता नहीं क्या क्या सोचते हो। आगे चलो। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर 2 प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट आती है। एक होती है जो दिख रही है दुनिया को, जैसे मैं दिख रहा हूं, मेरे घर वालों को मैं दिखता हूं, ये नल्ला है, ये 8 घंटे नहीं काम करता, ठीक है, तो सिर्फ साफ साफ दिख रहा है। एक होता है इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, जो किसी को दिखेगी नहीं, वो ऐसा लगेगा ये तो 8 घंटे काम कर रहा है, पर वो फिर भी बेरोजगार है सर। और वो 8 घंटे काम कर रहा है, फिर अनएम्प्लॉयड क्यों कहला रहे हो? बेटा इसलिए है तो एमबीए करा हुआ, लेकिन कर रहा है पीएन की नौकरी। है तो एमबीए करा हुआ, कर रहा है पीएन की नौकरी, 8 घंटे कर रहा है। उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसके कैलिबर के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा में आएगा। लेकिन लोगों की नजरों में तो वो सुबह जाता है शाम को आता है, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट है। आई बात समझ में? नहीं किसको प्रॉब्लम है पहले ये बताओ, मैं आगे जब भी बढ़ू। मैं विजिबल हूं, मुझे दुनिया देखती है कि हाँ ये घर पे पड़ा हुआ है, समझ लो, वो नहीं दिख रहा किसी को, फिर भी वो मेरे साथ का ही है। आई बात समझ में? नीचे आ जाओ।
एक मिनट एक मिनट। द कंडीशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड कब? व्हेन पर्सन एंगेज इन पार्ट टाइम वर्क। ये वाली लाइन रहने दो, ये सॉरी सॉरी ये नहीं, इससे अगली लाइन। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ टू काइंड्स। अंडर एम्प्लॉयमेंट दो प्रकार की होती है, पेपर में पूछी गई है कई बार। सबसे पहले विजिबल और एक इनविजिबल। पढ़ो विजिबल किसे कहते हैं। इन दिस केस पीपल वर्क लेसर देन द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 8 आवर्स, यानी वो 8 घंटे से अगर कम काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया पर्सन नॉर्मली वर्क फॉर 8 आवर्स। If he find a job only for 4 hours a day, he will be deemed as visible unemployed. आई बात समझ? एक होता है इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम, पूरे दिन काम कर रहा हो, बट देयर इनकम इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू देयर एबिलिटी। लेकिन जो उनकी कमाई होती है वो उनकी एबिलिटी के बराबर नहीं है। जैसे मैंने बताया ना एमबीए और पीएन का, एबिलिटी तो उसकी एमबीए की है, एमबीए की पोस्ट पे जाना चाहिए था, लेकिन बेचारे को कमाई हो रही है पीएन वाली है। यार बता रहा हूं ना, दो कंडीशन बताई है अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एक, वाक्य में कम टाइम काम कर रहा है, मतलब नहीं हो कितने घंटे कितने पैसे कमा रहा है, उससे मतलब नहीं है, वाक्य में पैसे काम कम कर रहा है। और दूसरा, काम पूरे टाइम कर रहा है लेकिन पैसे कम मिल रहे हैं। हाँ, मेरे पैसे नहीं देखे जाएंगे। चलो इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चलो। चलो इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम बट देयर इनकम इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू देयर एबिलिटी। इस लाइन को मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट यही है। Thus, if an MA degree holder has to work as a PN, he will be called as invisible unemployed. ठीक है। अच्छा बताओ तुम्हारे सर कौन से में फॉल करते हैं? ठीक है, आगे आइए। आगे आता है बेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल किसे कहते हैं? एक नौकरी से दूसरी नौकरी पे जो आपने जंप मारी है, उस बीच जितने दिन तुम घर पे बैठ के टाइम पास करा है, उसको मैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहता हूं। क्या बोला मैंने? एक जॉब से दूसरी जॉब पाने के बीच में जो आपको खाली बैठना पड़ा, उसको मैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा में डालता हूं। समझे? फ्रिक्शन मतलब फ्रैक्शन। गॉट इट? फ्रैक्शन मत लिखाना, फ्रिक्शन ही है। एक दिन की क्यों ना हो। लिखें, इट अकर्स, नहीं लिखना नहीं है, कुछ वर्ड कटवाऊंगा। इट अकर्स ड्यू टू, इम्परफेक्शन वर्ड काट दो, इम्परफेक्शन से लेके आप काट दो मोबिलिटी तक। लिखो यहां पे, इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा वो इतने दिन खाली क्यों रहा? ये भाई उसे नहीं पता था दूसरी नौकरी कहां मिलेगी, या हो सकता है दूसरी नौकरी के लिए उसने कहा मंडे से आना, 2 दिन तुम घर बैठो। समझ रहे हो? समझ। तो इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लेबर अक्रॉस डिफरेंट ऑक्यूपेशन। क्यों अलग अलग कामों में उसको नॉलेज नहीं है कि उस काम में कितने मतलब कौन सी नौकरी मुझे तुरंत मिल सकती है, इस टाइप से। वन विशेस टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर। एक व्यक्ति है जो एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाना चाहता है, बट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज करने के प्रोसेस में मे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम। वो क्या रह सकता है? अनएम्प्लॉयड रह सकता है कुछ समय के लिए। यहीं तक मार्क करें। उसके बाद लास्ट लाइन, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बेटा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? साइकिल का मतलब साइकिल का टायर। इकोनॉमी जो होती है हमारी, कई फेज से होके गुजरती है। कभी तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही होती है, कभी मंदी से गुजर रही होती है ना। तो उनको हमने 4 नाम दिए हैं, यहाँ पे 4 नाम दिए हैं: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। क्या क्या है? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी।
रिकवरी तो हाल फिलहाल की कहानी है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा, ठीक है, आप समझ भी गए होगे, समझदार हो। बूम बढ़िया चली रही थी पहले ही, फॉर एग्जांपल बहुत बढ़िया इकोनॉमी चल रही थी जी हमारी, वो बूम पीरियड था। अब बचा रिसेशन और डिप्रेशन, ये क्या भला है, पढ़ते हैं समझेंगे, पढ़िए। इट अकर्स ऑन टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जब ये फ्लक्चुएशन आता है कि बूम से इस पे चली गई उस पे चली गई। फेसेस ऑफ बूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, चारों, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी। ये इकोनॉमी की मार्केट इकोनॉमी इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे व्यापार की बात हो रही है, समझ में आई बात, धंधा कमाई वहीं से होती है, रोजगार वहीं मिलता है, इसलिए मार्केट इकोनॉमी वर्ड लिखा है उन्होंने। बूम किसे कहते हैं, एक एक करके चारों बताऊंगा। बूम रिलेट टू हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर प्रोडक्शन भी आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेल भी आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंजम्पशन भी आता है। ये मैंने आपको जब चैप्टर शुरू हुआ था याद है, मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी और टीआरजेन की इस लाइन में ये फर्क है, और एनसीईआरटी में गलत लिखा है, टीआरजेन में अच्छा लिखा है। वर्कर वो होता है जो, वेरी गुड, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो कंजम्पशन भी आता है। अब आप घर बैठ के खा रहे हो, अपने ऊपर गलत मत लेना, अभी आपकी उम्र ही है खाने की, आप घर बैठ के खा रहे हो, एनसीईआरटी के हिसाब से तो आप भी वर्कर हो गए, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रही है मेरी बात, इसलिए सही वर्ड है प्रोडक्शन एक्टिविटी। खैर मैं तो आपसे यहां की बात करता हूं, बूम रिलेट टू हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, एंड अकॉर्डिंगली हाई डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सीधी सी बात है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने चरम पे होगी तो एम्प्लॉयमेंट तो ज्यादा मिलेंगी मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेशन किसे कहते हैं, रिसेशन इज अ फेज व्हेन देयर इज लिक्विडिटी क्रंच इन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी क्रंच का मतलब है, हालांकि मैं इसको कटवा के कुछ और भी लिखवाऊंगा, लिक्विडिटी क्रंच का मतलब है, लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, क्रंच का मतलब तंगी, पैसों की तंगी। आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो, लेकिन आजकल बैंक बहुत मना कर रहा है लोन को, हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, जैसे इन दिनों चल रहा है, बैंक से आराम से लोन नहीं दे रहा है। रीजन भी, आप कोई भी चीज इस समय फाइनेंस कराओ, मैं आपको ये बात बता रहा हूं जुलाई अगस्त के आसपास की, कोई भी चीज आप, मैं उन दिनों पता करने गया था किसी के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप कोई नए फाइनेंस, मतलब कोई नए फाइनेंसी हो, फाइनेंसी का मतलब है आप पहली बार फाइनेंस करा रहे हो। अगर मैं उससे हाँ बोल लेता, मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा फिर हम आपको कोई चीज नहीं देने वाले। मैंने कहा क्यों, कह रहा इस समय सारी कंपनीज ने, क्योंकि बैंक फाइनेंस करता है बेसिकली, सारे बैंक्स ने कोई भी नया फाइनेंसी अपॉइंट करने से मना कर रखा है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। तो अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो, बैंक वाला आपको लोन से मना कर देता है क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, इसको मैं रिसेशन बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा, रिसेशन। लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है, क्या चल रहा है, क्रंच चॉकलेट भी आती है ना, ठीक है, वह क्रंच भी आती है। चलो, रिसेशन is a phase when there is liquidity crunch in the economy, because of which, जिसके कारण there is shut down in production, भैया पैसा नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से करेगा आदमी, and a cut in employment opportunity, और जब प्रोडक्शन नहीं है तो नौकरी से निकालेंगे लोगों को हम, तो इस वजह से बेरोजगार फैल जाए। अब आता है डिप्रेशन, डिप्रेशन किसे कहते हैं, डिप्रेशन इज अ फेज व्हेन एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइंस, डिमांड कम हो जाए, ट्रिगरिंग अ कट इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ट्रिगर का मतलब क्या होता है पता है, अगर मैं इसको बोलना चाहूं, ट्रिगर मतलब इफेक्ट, ठीक है, ट्रिगर का मतलब वो भी होता है जो बंदूक होती है ना, उसका जो, जिससे बंदूक चलाई जाती है, उसको मैं ट्रिगर बोलता हूँ कि ट्रिगर दबा दूं क्या, ट्रिगर का मतलब होता है फोर्स, जब डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में,
ये सब अब चल रहा है, कोरोना वायरस में सब चला है। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो मैं तुझे नौकरी पे रख के क्या करूंगा? समझ में आ रही है? रिसेशन में नौकरी से क्यों निकाला गया? क्योंकि मालिक को पैसा नहीं मिल पाया, लोन नहीं मिला तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए नौकरी से निकाल दिया। डिप्रेशन में नौकरी से क्यों निकाला? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट में कट लगता है। डिप्रेशन इज अ फेज व्हेन एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइंस ट्रिगरिंग, जिससे फोर्स पड़ा किस चीज पे? अ कट इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ना तो आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, ना तो प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप जाएगी लोगों की। इसके बाद लास्ट है हमारा रिकवरी। अब जैसे जैसे कोरोना वायरस पीछे छूटता जा रहा है, हालांकि अब बढ़ रहा है काफी, मार्केट धीरे धीरे खोलनी शुरू करी थी सरकार ने, वो है रिकवरी फेज। कौन सा फेज है? रिकवरी फेज। रिकवरी इज अ फेज व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट्स पिकिंग अप, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा से पिकअप करना शुरू कर दे मार्केट को, आउटपुट स्टार्ट हो जाए, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, रिस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। क्यों आउटपुट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मार्केट में डिमांड आ रही है, तभी तो आउटपुट बढ़ रहा है। और जब आप प्रोडक्शन यानी आउटपुट बढ़ाओगे तो नौकरी पर रखना शुरू कर दोगे थ्रू, एक मिनट यहीं तक मार्क करो पहले, एग्रीगेट डिमांड तक नहीं, ये ब्रैकेट वाली लाइन काट दो, कहने का मतलब ये है, ब्रैकेट वाली लाइन काट दो, बाकी सब है। पिकिंग अप का मतलब है आउटपुट स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू, क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड हुई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिगिंस टू राइज। तीन चीजें हैं, देखो तीन चीजें हैं, डिमांड, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। अगर डिमांड कम होगी तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। और अगर एक भी चीज बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, यानी तीनों साथ में नीचे जाएंगे, तीनों साथ में ऊपर है। हमने अब तक जो पढ़ लिया, पहले मैं इसकी चर्चा कर दूं आपसे। कल शाम को आपकी इको की क्लास है 7 बजे, ध्यान रखिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? हमने आज की क्लास में पढ़ा गांवों में कौन कौन सी प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो सबसे पहले कौन सी पाई जाती है? एक तो डिस्गाइज, पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा आपसे स्पेसिफिकली, या तो केस स्टडी के थ्रू, मुझे लगता है केस स्टडी पूछनी चाहिए उसे। एक तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी सी। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, लगे हुए यानी इंग्लिश में एंगेज्ड, ठीक है, जितने चाहिए यानी रिक्वायर्ड। आई बात समझ में? अच्छा, फिर हमने पढ़ा कॉमन वाली, कि कॉमन जो गांव में और शहरों में दोनों देखी जाती है। वो बताना मुझे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? जब वो पूरे दिन फुल अनएम्प्लॉयमेंट रहे, फुल डे अनएम्प्लॉयमेंट रहे, वो अपनी फैमिली पे डिपेंड है। बेटा ये बताओ ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? जब वो पार्ट टाइम काम कर रहा हो, फुल डे काम ना कर रहा। अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो अनएम्प्लॉयमेंट आती है, एक विजिबल, एक इनविजिबल। विजिबल किसे कहते हैं? मैं वो वर्ड सुनना चाह रहा हूं। जब कोई व्यक्ति स्टैंडर्ड आवर्स तक काम ना करे, स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 8 घंटे, तो वो 8 घंटे भी काम ना करे तो वो विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। और इनविजिबल किसे कहते हैं? ऐसे थोड़ी बताओगे पेपर में। वेरी गुड, जो उसकी इनकम जो है उसकी एबिलिटी के हिसाब से नहीं है, ये शब्द डाल दिए, बाकी आप बना के भी लिखोगे, एग्जामिनर आपको मना नहीं करेगा। क्योंकि आप सीबीएसई की गाइडलाइंस भी पढ़ोगे तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आपको एक एक शब्द बुक का लिखना है, ना इधर कोई मतलब ना इधर कोई कर सकता है यार। ये बुक किसने लिखी है? पीएचडी लोगों ने लिखी है, हम ठहरे 12वीं क्लास में, हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे बताओ। लेकिन कुछ वर्ड्स जरूर आने चाहिए आपके आंसर के अंदर, बिल्कुल लेमन ना लगे। जैसे अभी हमने जो जो शब्द हाईलाइटेड थे, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क, है ना, और अभी हमने पढ़ा था, और भी पढ़ा था वो, अब कोई टेक्नोक्रेट्स, ओल्ड टेक्नोक्रेट्स, अगर ये वर्ड्स आ जाएंगे ना, एग्जामिनर आपका लेवल जज कर लेगा, ये बच्चा रट्टे वाला नहीं है, ये बच्चा
ठीक ठाक पढ़ के आया है और आपको नंबर गारंटी दे रहा हूं पूरे मिलेंगे। और कोई बच्चा इंडियन इको पूरी रट भी नहीं सकता, ये भी मैं आपको फैक्ट बता दूं। एक दिन पढ़ोगे, याद कर लोगे, एक एक शब्द याद कर लोगे। मेन चीज क्या याद करनी होती है, ध्यान से सुनो। मेन चीज होती है सबसे पहले इसकी हेडिंग। हेडिंग्स, हेडिंग्स आप बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी बुक से अलग नहीं बनाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल भी। और उसका हमने सब इंतजाम कर रखा है, हमने प्रीवियस चैप्टर में इस चीज को हमने डील करा है और आपके टेस्ट सीरीज में भी हमें ये देखने को मिला है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। हेडिंग्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कंटेंट में ऐसा ना हो बस हेडिंग सही लिख दी, अंदर डीडीएलजे की कहानी लिख दी, ऐसे भी नहीं। अंदर का जो कंटेंट होता है वो आपके दिमाग में जब रहता है जब आप इसको थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ते हो। अब जैसे हमने अभी अभी पढ़ा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन खुली ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हमने फोकस करा वो पूरे दिन नल्ला होगा, तो आपके आंसर में चीजें लिख के होनी चाहिए कि वो फुल डे अनएम्प्लॉयड रहा है, फुल टाइम अनएम्प्लॉयड रहा है। बन गया भाई, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसके आगे आप अपना बना के भी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन ये लाइन जरूर आनी चाहिए। आगे चल, लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं है। और एग्जाम्पल कभी याद नहीं किए जाते, एग्जाम्पल अपने खुद के बनाए जाते। मेरा ही लिख दियो, इफ माई अकाउंट्स टीचर मेरा मत लिखियो, नंबर काट लेगा। आगे चलो, आगे चलते हैं। अब आ रहा है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बेटा कॉजेज का मतलब कारण, कॉजेज का मतलब कारण। बेटा थोड़ा अपडेट, मतलब अपडेट नहीं, इसमें थोड़ा वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करो, आता है आप सभी को बहुत अच्छा। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्या कारण है बेरोजगारी। सबसे पहले तो आपका फेवरेट पॉइंट, हम तो सेकंड पहले पढ़ेंगे, आपका फेवरेट। यस यस, ये प्रॉब्लम ना तुम्हें हर कहीं घुसी हुई दिखेगी, कहीं भी पढ़ लेना, किसी भी चैप्टर में पढ़ लेना, आंख बंद करके पॉइंट तो लिख के आना। नहीं अभी नहीं आई। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जाती है, कितनों को रोजगार मिलेगा, है? पढ़ो इसे लाइन। कॉन्स्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन है बीन अ ग्रेव प्रॉब्लम। ये ग्रेव वर्ड अभी आया था, बिग प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, समझ में आ रही है। ग्रेव वर्ड याद ना है तो ब्रेव याद कर लेना, ब्रेव से ग्रेव पे पहुंच जाओ। चलो, कॉन्स्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन has been a grave problem in India. It is one of the, पहले यहीं तक मार्क करो, उसके बाद थर्ड लाइन से, डिस्पाइट द कंप्लीशन ऑफ 12th 5-year प्लान, हम 12 5-year प्लान कवर कर चुके हैं। द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज कंटिन्यू टू स्केल अप, लेकिन अभी भी हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट का साइज है अभी भी ग्राफ ऊपर ही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मार्क करेंगे। तीसरा रीजन है एग्रीकल्चर आज भी एक सीजनल ऑक्यूपेशन बना हुआ है, ये एक बड़ा रीजन है। तो एक तो पॉपुलेशन है और एक एग्रीकल्चर। पढ़ो, एग्रीकल्चर इज अंडर डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड है, यानी अभी ये अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। एंड सो ऑफर, इस कारण ये ऑफर करता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ सीजनल एम्प्लॉयमेंट फोकस करता है। यहीं तक मार्क करो पहले। उसके बाद इसी पैराग्राफ की सीजनल फैक्ट, सीजनल कैरेक्टर से, सीजनल कैरेक्टर डज नॉट प्रोवाइड स्टेबल जॉब्स टू द फार्मर थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि इस एग्रीकल्चर का जो कैरेक्टर है यानी पहचान है वो सीजनल है, इसके कारण फार्मर्स को पूरे साल तक रोजगार नहीं मिल पाता। फार्मर ऑफन रिमेन आइडल, आइडल मतलब खाली, फॉर 3 to 4 month इन अ ईयर, 3 से 4 महीने वो खाली बैठे रहते हैं। बस यही तो मार्क कर लो, ठीक है, आगे चले। उसके बाद है, ये रहा पांचवा पॉइंट, बहुत देखने को मिलता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। पापा जी का काम चल रहा है, दुकान खुली हुई है,
3 भाई हैं, तीनों बैठ गए, जॉइंट फैमिली है, हम तो बैठेंगे, जरूरत नहीं है 3 लोगों की। हाँ, जरूरत नहीं है, अब बैठे हुए हैं, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। इट एंक अच्छा अच्छा अच्छा, 3 लोगों की जरूरत नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं, लिख गई पहली लाइन, पढ़ो। इट एंकरेज यानी बढ़ावा देती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। इन जॉइंट फैमिलीज देयर इज अ हाई टेंडेंसी टू सर्वाइव ऑन जॉइंट इनकम। जॉइंट फैमिली में जॉइंट इनकम पे डिपेंड करते हैं, विदाउट वर्क, काम ना करना पड़े, फैमिली की इनकम से चलता रहे घर। प्रिविलेंट वर्ड को काट दो, इज मोर ऑफन सीन लिख दो, OFTEN, ऑफन, ऑफन सीन। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज मोर ऑफन सीन इन रूरल एरियाज, गांवों में ज्यादा देखा जाता है, हैज अ हाई डिग्री ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन दीज एरियाज, इसलिए ज्यादातर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल में ही होती है। एक एक पॉइंट और करेंगे अभी हम, रुक जाओ, अच्छी से कराऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट है ये बड़ी स्लो है और धीमी गति से बढ़ रही है, बहुत धीमी गति से। समझ में आई मेरी बात? जब देश की ग्रोथ ही धीमी गति से बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो आनी तय है। पढ़ो, इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड, हमारी इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, हमारा एग्रीकल्चर भी अंडर डेवलप्ड है। इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड। अच्छा, अंडर डेवलप्ड का मतलब क्या होता है? अभी फुल ग्रोथ नहीं हुई है, विकास के अंदर चल रहा है। इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड and its rate of growth is very slow. Slow growth rate fails to generate enough employment. ज्यादा रोजगार नहीं जनरेट हो पाता, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर राइजिंग लेबर फोर्स। बस जब स्लो ग्रोथ रेट होगी तो वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पाएगी बढ़ती हुई लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट दिलाने में। समझ में आई मेरी बात? तो हमने एक बार अपने मन से पूछना, बेरोजगारी क्यों है हमारे भारत में, क्या कारण है? नंबर 1 आपका फेवरेट पॉइंट, पॉपुलेशन। दूसरा, एग्रीकल्चर हमारा सीजनल पे अटका हुआ है, इस कारण वो पूरे साल किसानों को काम नहीं मिल पाता। तीसरा, मैं तो पापा के साथ ही बैठूंगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम। चौथा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बड़ी स्लो है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 7 बजे और कोशिश करेंगे चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। नहीं, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय।